एक ये जो अपना कलंक है दहेज, इसको छोड़ना ही नहीं चाहता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे चुनाव में भी मुद्दा था ये, और मुद्दा भी वाजिब था, क्योंकि हमारा वास्तव में आपका कहने की बात सही है कि कहीं ना कहीं हम जमींदार लोग हैं। अगर ज़मीनें हम बेचते शादियों के लिए अगर ज़मीनें बेचेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? तो उसके मद्देनज़र हमने भी एक एजेंडे में था कि भाई दहेज प्रथा को हम मूल रूप से ख़त्म करने की प्रयास करेंगे। और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण मैं बताऊँ आपको कि मैंने जैसे मेरे बेटे के दहेज के लिए, मेरे बच्चों के लिए परिवार में उसको हमने घोषणा की है 10-15 हज़ार लोगों के बीच में कि मैं दहेज नहीं लूँगा। अगर हर बेटे वाला, क्यों बेटी वाले की उस टाइम मजबूरी होती है, वो दूसरों जैसे बच्चियों को सब पढ़े लिखे उन लड़कों में देना चाहते हैं, लेकिन उसकी मजबूरी होती है कि वो पहल नहीं कर सकता। लेकिन जब हमारा लड़के की बारी आए तो कहीं ना कहीं हम आगे होकर पहल कर सकते हैं कि मेरे हिसाब से कोई भी ज़बरदस्ती आपको दहेज देने की कोशिश नहीं करेगा, आप मना कर दो। तो ऐसा हम खैर मौका तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं जहाँ तक भी समाज जाते हैं कि भाई कम से कम लड़के वाले तो लेना बंद करें, लड़के वाले जो दहेज लेते हैं वो बंद करें। तो अपना आप ही सोचते ही जिसके पास से अपन दहेज नहीं लेगा तो उसका भी लड़के का नंबर आएगा। तो एक ऐसी परिपाटी, ऐसी सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं। नमस्कार, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना तेजी से बढ़ता डिजिटल न्यूज चैनल जेडीपी न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है एक खास मेहमान जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जो कि इस समय युवाओं के मार्गदर्शक है, जो कि समाज के मुद्दों को लेकर काफी वायरल होते रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है बाबूलाल जी टीलावाला। आइए करते हैं इनसे कुछ खास बातचीत। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सूरज जी। सर, आपसे मेरा पहला सवाल रहेगा कि आपकी जो समाज की शुरुआत हुई, आपकी जो राजनीति की शुरुआत हुई, वो कहाँ से हुई और कब हुई? देखो जी, मेरी शुरुआत की बताऊं आपको कि महासभा के अधीन में जो युवा मंडल का गठन होता है उसमें मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही उस टाइम शंकर लाल जी शर्मा थे, उन्होंने मुझे यूथ में एक अच्छी जिम्मेदारी दी और उसी के ज़रिए हमारे एक जो सेवा का, जो समाज सेवा का जो करने का वो जज्बा पैदा हुआ। उस टाइम हमने कई जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगा के ज़रूरतमंदों की सेवा भी की थी और महासभा के जितने भी कार्य थे उसमें हमने बहुत आगे बढ़ के हिस्सा लेते थे। उसी के मद्देनज़र फिर हमने भी जब गतमान जो विधानसभा उसके महासभा के चुनाव हुए उसमें भी हमने प्रत्यक्ष रूप में भाग्य आजमाया और कुछ कमियों की वजह से हम चुनाव थोड़े से वोटों से मतलब जीत नहीं पाए। रही बात आज भी हम उसी मद्देनज़र, चाहे चुनाव हारे या जीते, लेकिन जब भी समाज को हमारी ज़रूरत रहती है, युवा शक्ति की ज़रूरत रहती है और जहाँ कहीं पे भी शक्ति दिखाने की बात हो या कोई मुद्दे ऐसे हों जहाँ हमें वास्तव में आगे आके मतलब एकता का परिचय देना की होती है, जब हम आगे रहते हैं। जैसा कि आपने चुनाव लड़ा, चुनाव में आपको युवाओं का काफी सपोर्ट मिला, कुछ कारण ऐसे रह गए होंगे कि आपको चुनाव का हार का सामना करना पड़ा, यानी आपको समाज का आशीर्वाद बहुत मिला, युवाओं का आशीर्वाद बहुत मिला, पर ऐसे क्या कारण थे कि आपको हार का सामना करना पड़ा? देखो जी, जो मेरे साथ में प्रत्याशी थे सूरज जी, वो मतलब ये सोच रही है कि मेरी जो उम्र है ना, उतनी उम्र से वो समाज में इस महासभा से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। तो पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनका एक समाज का एक जो बड़े बुजुर्ग हमारे सम्मानीय है, आदरणीय पूजनीय है, उनका एक ये था कि बाबूलाल टीलावाला के पास तो अभी समय है, क्यों नहीं बर्दीचंद जी हमारे बीच के हैं, हमारे समाज से जुड़े पुराने लीडर भी हैं, तो उनका मतलब रुझान जो है आशीर्वाद बुजुर्गों का ज़्यादा बर्दीचंद जी की तरफ रहा, जो मेरे साथ में अभी चुनाव जीते हैं। और
रही बात मेरे युवाओं की बात, युवाओं की बदौलत ही मुझे आज इस समाज में जो प्रसिद्धि मिली है, जो सम्मान मिला, वो मैं जानता हूँ कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो खैर जो मिलना था, उन जो युवाओं के परिवार वाले जो बुजुर्ग थे उनका तो मिला ही है, लेकिन वास्तव में आपका कहना सही है कि मैं जो ज़्यादा जो सफलता मिली, मुझे मजबूती मिली, वो युवाओं की बदौलत मिली। जैसा कि देखा गया कि युवाओं का आपको काफ़ी सपोर्ट मिला, उसके अनुरूप आपके क्या क्या मुद्दे थे कि आप समाज को क्या देना चाहते थे? देखो जी, हमारा घोषणा पत्र में थे वैसे तो कई चीज़ें थी, लेकिन हम पहले जो प्राथमिकता थी हमारा मृत्यु भोज पे था, हमारा दहेज प्रथा पे थी, शिक्षा पे बढ़ावा, बालिका शिक्षा पे बहुत ज़्यादा बढ़ावा, और कई चीज़ें हमने कोशिश भी की थी। एक समाज को ताकत देना, मतलब एक सपोर्ट देना, क्योंकि आजकल हर चीज़ में हम पिछड़े हुए हैं। ब्राह्मण जो हमारे जो हरियाणा समाज है, खेती पर निर्भर है हम, और आगे ना तो हमारे पास कोई नेतागिरी में, कोई पॉलिटिक्स में आगे, ना ही हमें कोई एकता देने वाला कोई शख्स है हमें, और ना ही अभी हमें कोई अंदर जो समाज के बीच में भी कोई ऐसा लग भी रहा है कि हमें समाज की ताकत दे सके, एकता दिला सके। तो वो चीज़ें हमें ये भी कहीं ना कहीं थी कि हम एक ऐसा संगठन खड़ा करेंगे जो कहीं भी समाज को अगर ताकत की, एकता की जरूरत हो तो हम खड़े रहें। जैसा कि आपने बताया कि आपको समाज की ताकत व एकता के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति खड़ा होना चाहिए, आपके हिसाब से वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, समाज के लिए कैसा होना चाहिए? ऐसा वो जब भी समाज को जरूरत पड़े, सुख दुख में हमेशा वो खड़ा रहे, चाहे वो हम में से कोई आएगा, आने वाला समय में वो आएगा। और मेरे हिसाब से तो ये है कि ये जो चल रहा है ठीक है। अभी हमने कई मुद्दे हमारे सामने आए। अब आज ही आपको थोड़े दिनों की बात बताऊं घटना, एक भूमाफिया लोग हमारे समाज की ज़मीन पर कब्जा करने आ गए और मारपीट की, और माफियाओं के साथ साथ पुलिस भी उसमें इन्वॉल्व थी। पुलिस थाना कानोता था उसमें, जो पूरी तरह इन्वॉल्व था, मतलब खड़ा रह के कब्जा कराना चाह रहा था। लेकिन हमें कैसे भी करके लोगों का मैसेज आए समाज बंधुओं के, हमने भी मेरे जो हमारी समाज की टीम है उनको मैसेज दिया कि भाई ऐसे ऐसी हमारे समाज में एक घटना घट रही है और ज़बरदस्ती मारपीट कर रहे हैं, और एक भूमाफिया लोग हैं जो ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। हम गए और उसमें आज सफलता भी मिली हमको। आज वही लोग ऐसे हो रहे हैं कि राजीनामा पे और बढ़ रहे हैं वो लोग कि हमें कैसे भी राजीनामा करा दो। ये चीज़ें हमारे कई चीज़ें थी। आज थोड़े दिनों पहले आपने एक सुना होगा, खतेपुरा कांड हुआ था। एक महिला, हमारे समाज बंधु महिला थी, मातृ शक्ति, उसके पैर गर्दन काट के मार के, और पैरों को कड़े जो होते हैं जेवर, उनको मतलब लूट के ले गए। उसको हमने एक शक्ति के रूप में पैसे आए, उसमें एकता दिखाई, तो उसमें एक अच्छा मुआवजा भी हमने दिलाने की कोशिश की और मिला भी। साथ ही जो मुजरिम थे उसमें मतलब बहुत कम समय में, वो ब्लाइंड केस था लेकिन फिर भी पुलिस ने उसमें दबाव के कारण बहुत कम समय में उसमें हमारे के सफलता दिलाई, पुलिस ने मुजरिमों को पकड़ा। ऐसे ही घटना कई थी कि हमारे, खैर वो गलत निकला, लेकिन एक बार सुखपुरिया निवासी थे हमारे, उसका एक ऐसी परिस्थितियों में बॉडी मिली थी शरीर की कि वो लग रहा था कि कहीं ना कहीं मर्डर था। तो उसका भी हमने एक दबाव दे के प्रशासन पे एक उसका जल्दी खुलासा करवाया। ये चीज़ें सी थी सब। जैसा कि समाज में अभी दहेज प्रथा बहुत ज्यादा वायरल है, बहुत ज्यादा चल रही है। अमीर आदमी तो अपना दहेज अपने बेटे के लिए दे देता है, पर जो गरीब आदमी होता है वो उसकी होड़ करने के लिए अपनी जमीन तक बेच देता है। इस पर आपका क्या विचार है? बेच रहे हैं जी सूरज भैया, और बिकती रहेगी जब तक ज़मीनें हैं, क्योंकि ये लोग एक ये जो अपना कलंक है दहेज, इसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे चुनाव में भी मुद्दा था ये, और मुद्दा भी वाजिब था, क्योंकि हमारा वास्तव में आपका कहने की बात सही है कि कहीं ना कहीं हम जमींदार लोग हैं। अगर ज़मीनें हम बेचते शादियों के लिए अगर ज़मीनें बेचेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? तो उसके मद्देनज़र हमने भी एक एजेंडे में था कि भाई दहेज प्रथा को हम मूल रूप से ख़त्म करने की प्रयास करेंगे। और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण मैं बताऊं आपको कि मैंने जैसे मेरे बेटे के
दहेज के लिए, मेरे बच्चों के लिए परिवार में, वो उसको हमने घोषणा की है 10-15 हज़ार लोगों के बीच में कि मैं दहेज नहीं लूँगा। अगर हर बेटे वाला, क्योंकि बेटी वाले की उस टाइम मजबूरी होती है, वो दूसरों जैसे बच्चियों को सब पढ़े लिखे उन लड़कों में देना चाहते हैं, लेकिन उसकी मजबूरी होती है कि वो पहल नहीं कर सकता। लेकिन जब हमारा लड़के की बारी आए तो कहीं ना कहीं हम आगे होकर पहल कर सकते हैं कि मेरे हिसाब से कोई भी ज़बरदस्ती आपको दहेज देने की कोशिश नहीं करेगा, आप मना कर दो। तो ऐसा हम खैर मौका तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं जहाँ तक भी समाज जाते हैं कि भाई कम से कम लड़के वाले तो लेना बंद करें, लड़के वाले जो दहेज लेते हैं वो बंद करें, तो अपना आप ही सोते ही जो जिसके पास से अपन दहेज नहीं लेगा तो उसका भी लड़के का नंबर आएगा। तो एक ऐसी परिपाटी, ऐसी सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि ऐसी ही एक प्रथा जो मृत्यु भोज प्रथा कहलाती है, नुक्ता प्रथा कहते हैं, वो प्रथा हमारे समाज में बहुत ज्यादा है। समाज में इस प्रथा को आप किस नजर से देखते हो और इसको रोकथाम के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? देखो साहब, मेरा मानना है कि जो पैसे वाले हैं उनके लिए तो ये प्रथा कुछ भी नहीं है। उनके लिए तो ये हो कि 2 लाख रुपए लग गए, 3 लाख रुपए लग जाते हैं, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं समाज सेवक होने के नाते मैं सुख दुख में शामिल होता हूँ। मैंने अभी थोड़े दिनों पहले ही एक ऐसे घर में बैठक में गया थी, एक ही बैठक में दादी खत्म हुई थी, हमारे मिलने वाले थे, कि उसने मकान जो बना रखा था उसकी खिड़कियां भी नहीं है, और जो अपने सीमेंट के जो कट्टे आते हैं उसका जो पाल बना के उसने हवा रोकने के लिए लगा रखा था। अब सोचो, उसको कई सालों से वो अपने खिड़की मकान की रिपेयरिंग समाज बंधु नहीं करा पा रहा है, और लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हुए, व्यवस्था करते हुए उसको 12 दिन के अंदर दादी का मृत्यु भोज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें गरीबों के लिए मरना होता है इस काम में। तो मेरा तो यही था, अगर मौका मिलता तो हमें प्रथम दृष्टि मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में इसी को लेते, क्योंकि इसमें मजबूरन जो कई गरीब आदमी उसको मजबूरन मृत्यु भोज करना पड़ता है। पैसे वाला स्वेच्छा से करता है, लेकिन गरीब आदमी किसी की दबाव में आके ये काम करता है। इसलिए ये बहुत ही बुरी प्रथा है। इसको मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी यही समाज बंधुओं को कोशिश मैसेज देना चाहता हूँ कि इसको जहाँ तक है जल्दी इसे अपन ख़त्म करने के प्रयास करो। ये चीज़ है हमारी। जैसा कि आपने बताया कि बड़े आदमी तो कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके कर लेते हैं, पर जो गरीब आदमी होता है उसको 12 दिन में एडजस्ट करना पड़ता है। या तो वो एडजस्ट करे या कहीं से लोन ले या कहीं से कर्जा ले। उस कर्जा के बाद में भी जब उसमें शोक होता है, उसके परिवार में किसी की मौत हो रही है, उसके बावजूद उसे नुक्ता करना पड़ता है, जो मृत्यु भोज करना पड़ता है। कहीं ना कहीं अपन एक मरे हुए के ऊपर बैठ के खा रहे हैं, कोई गरीब आदमी पर दबाव बना रहा है। इसके लिए आप जैसे समाज में अपन उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनको आर्थिक आधार पर सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई कार्य जो लोगों को बताना चाहें? देखो जी, इसमें समाज में हमारे 2 वर्ग हैं। आज भी ऐसे लोग भी हैं जो मृत्यु भोज को पसंद करते हैं। जो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका मानना यह है कि हमने जीवन भर के लिए आपको पाला पोसा बड़ा किया और आज इस लायक भी मतलब लायक स्थिति में कि आप हमारे लिए मृत्यु भोज भी नहीं कर सकते। तो ऐसे एक जन जागरूकता के जागरण करके ऐसे लोगों को, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको भी समझाना चाहिए। और हम कोशिश भी करते हैं जहाँ तक जहाँ हमारी बात चलती है, हम कोशिश करते हैं कि नहीं मृत्यु भोज गलत है, लेकिन फिर भी एक वर्ग है इसको अभी बढ़ावा देने पे है। लेकिन मेरे हिसाब से जो हमारे साथ में जो नई पीढ़ी जुड़ी हुई है वो मेरे हिसाब इसके सख्त खिलाफ है, 100% खिलाफ है। लेकिन ये मजबूरियाँ हैं, दबाव होता है, समाज का दबाव है। जब तक हमारी जो संगठन है मजबूत महासभा का, उसको आगे आके अगर जब तक पूरे लेवल पे एक प्रचार प्रसार नहीं करे संगठन के रूप में, और इसमें तब जाके इसमें अपन सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप हमेशा भगवा कलर में नजर आते हो, हमेशा भगवा रंग में नजर आते हो, भगवा रंग कहीं ना कहीं भाजपा से जोड़कर देखा जाता है, इसके पीछे क्या कहना है? नहीं, ये तो राजनीतिक लोगों का काम है। और भगवा मेरे हिसाब से भगवा सनातन का प्यार का, प्रेम का प्रतीक है ये कलर। सनातन जो हमारे हैं धर्म से जुड़ा, हम सनातन धर्म से हैं, इसमें तो हमारे जो पीढ़ियाँ से ही ये चीज़ें कलर है। तो भगवा किसी राजनीति का कलर प्रतीक नहीं हो सकता, मेरा मानना ये। युवाओं की शिक्षा को लेकर आपका क्या विचार है? युवाओं की शिक्षा वैसे तो आज मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है।
हरियाणा ब्राह्मण समाज के अंदर। मैं तो समाज लेवल की बात करता हूँ क्योंकि मैं कोई बड़ा नेता तो नहीं जो पूरे दुनिया की बात करूँ, लेकिन अच्छा माहौल है और हर माँ बाप अपने बच्चों को, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, सबको पढ़ाने में आतुर है। इसके अलावा जो युवा राजनीति में कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो रहे हैं, पढ़ाई को छोड़कर गांव से पढ़ाई के लिए आते हैं, पढ़ाई को छोड़कर वो कहीं ना कहीं किसी राजनीति पार्टी से जुड़ते हैं या अपनी पढ़ाई को छोड़कर किसी राजनेता की चमचागिरी करते हैं, कहीं ना कहीं उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, राजनीति भी एक जगह अपनी जगह सही है, राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी हम अगर हिस्सा नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा, समाज का सुनने वाला कौन मिलेगा? नहीं, पर इसके लेकिन मेरा एक संदेश है, मेरा एक विचार है युवाओं के लिए। जो एक उम्र होती है भटकने की, उसमें पहले प्राथमिकता शिक्षा को दे, चाहे बाद में हम जब जरूरत पड़े तो राजनीति में आना चाहिए, बिजनेस में जाना चाहिए, सर्विस में जाना चाहिए, लेकिन पहली प्राथमिकता जो प्रायोरिटी है वो शिक्षा की होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम शिक्षा देके समाज को एक आगे ले जा सकते हैं, परिवार को आगे ले जा सकते हैं। आपके हिसाब से युवाओं को राजनीति में आने की क्या उम्र हो सकती है? उम्र का तो ये सामाजिक लेवल की बात नहीं है, लेकिन अभी तो बहुत बड़े लेवल पे भी बात चल रही है कि राजनीतिक संगठन, ये चाहे चुनाव आयोग हो, इसमें चल रही है डिस्कशन। अभी 18 तक की चुनाव लाने की बात की, 18 उम्र में, लेकिन ये मेरे हिसाब से गलत हो रहा है। 18 साल की उम्र में अगर बच्चों पे राजनीति में आने का भूत सवार हो जाएगा तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में नुकसान होगा। जेडीपी न्यूज के माध्यम से आप समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अच्छी, खुद अगर पढ़ रहे हैं तो आगे पढ़ाई में, शिक्षा में पूरी तरह मगन होके आगे बढ़ने की तैयारी करें। साथ ही अगर बच्चों की बारी आए तो बच्चों को एक अच्छा शिक्षा, अच्छी माहौल देने का प्रयास करें, क्योंकि आने वाले समय में मेरे युवा साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ विशेषकर कि आने वाले समय में केवल हम जीवित रह पाएंगे, हमारी जो इज्जत बचा पाएंगे केवल शिक्षा के दम पे, वरना आज हम जानते हैं कि हम केवल खेती पर निर्भर हैं। और खेती की बात आप सोच लो कि खेती ना तो हमारे पास में पानी है, व्यवस्था वो खत्म हो रही है पानी की, और मैं तो पानी को भी क्या मानना है, लेकिन मेरा तो मानना है व्यक्तिगत कि ज़मीन भी हमारे पास नहीं बच रही है। जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या वृद्धि हुई है उसमें आज जिस दादाजी के पास में हमारे पास में 50 बीघा ज़मीन थी, वो आज हम 5-5 बीघा पे तो आ गए। तो ये चीज़ें हैं, तो शिक्षा ही एक हमारा आगे बढ़ने का मतलब एक वो हो सकता है, इसके मैं अपने इसमें अपने को योगदान दे सकती है शिक्षा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप पधारे।